बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मावनीन और मशीरों की शहरियत की तफसीलात जारी हो गई हैं। वज़ीर आज़म के 15 मावनीन ख़ुसूसी में से 5 दोहरी शहरियत या मुस्तकिल गैर मुल्की वीज़े के हामिल हैं। याद रहे कि कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी की तकर्री के लिए दोहरी शहरियत हायल नहीं हो सकती और वज़ीर आज़म किसी भी दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को अपना मावन ख़ुसूसी मुकर्रर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया एंदोरस कनाडा की मुस्तकिल रिहायशी हैं। तानिया कनाडा में पैदा हुई और इसके साथ उन्होंने सिंगापुर में भी आर्जी शहरियत ले रखी है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न डॉक्टर मोईद यूसुफ अमरीकी रिहायशी हैं। मावन ख़ुसूसी सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी पार्लिमानी कोऑर्डिनेशन नदीम अफजल चंद के पास कनाडा का मुस्तकिल रेजिडेंशल वीज़ा है, उनके पास कनाडा की शहरियत नहीं है। मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी के पास दोहरी शहरियत के हामिल हैं। जुल्फ़ी बुखारी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। नाज़रीन, अगर ये लिस्ट मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आई होती तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुनिया को ये यकीन करवा देना था कि पाकिस्तान गैर मुल्कियों के हवाले कर दिया गया है और वो जब दिल चाहेगा मुल्क छोड़कर चले जाएंगे और उनसे कोई पूछगछ करने वाला नहीं होगा। नेशनल सिक्योरिटी जैसे हसास वजारत भी एक अमरीकी नेशनल को दे दी गई है। सवाल ये है कि ये तमाम मावनीन ख़ुसूसी पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बैरून मुल्क शहरियत से दस्तबरदार नहीं होना चाहते। इसके साथ साथ कल वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर का दौरा हुआ, जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी आए, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पर और सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए मुझे आज प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला इकबाल साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कमर ज़मान कायरा साहब। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। एहसन साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म के मावनीन और मशीरों की शहरियत की तफसीलात जारी हो गई हैं। ये तो एक हमें पता था कि वो दे आर ड्यूअल नेशनल, लेकिन जो एसेट्स उनके डिक्लेयर हुए हैं मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब से ये न्यूज़ आई है, अब मेरे ख्याल में एसेट डिक्लेरेशन भी इनकी अब आनी चाहिए। कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस पे देख रही है जी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये इमरान खान साहब ही थे जो ऑपोजिशन में बहुत ललकार के कहते थे कि ये नहीं हो सकता कि आप दोहरी शहरियत रखते हों और आप असेंबलियों में बैठे हों, आप काबीना में बैठे हों। तो अब तो उनकी आधी काबीना दोहरी शहरियत की हामिल निकली है। और दूसरे मंसूर बात यह है कि जब आप स्पेशल असिस्टेंट्स को लगाते हैं दोहरी शहरियत पे, ये बड़ा ख़तरनाक काम इसलिए है कि जो वफाकी वजीर है वो तो हल्फ उठाता है, स्पेशल असिस्टेंट किसी किस्म की राजदारी का या पाकिस्तान के आइन से वफादारी का हल्फ नहीं उठाते और उनको लाके काबीना में बिठा दिया जाता है जहाँ पे स्टेट सीक्रेट्स उनके सामने होती हैं। ठीक है। और फिर जैसे आपने कहा कि इनके जो वसाइल आए हैं वो गैर मामूली हैं, और जब हम यहाँ पर हर साल 1-1 रुपए की मेंबर पार्लियामेंट अपनी मनी ट्रेल देता है, हिसाब किताब देता है, तो इनका भी फर्ज है कि ये बताएं कि इनको ये पैसा कहाँ से मिला है, ये इन्होंने जायदादें कैसे बनाई हैं इतनी ज़्यादा यकलख। बिल्कुल सही है। दूसरा, कल इमरान खान साहब लाहौर आए हुए थे जी, और आते साथ जब वो गए हैं तो कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी सर्विसेज को इन्होंने जी फॉर नो गुड रीज़न दे आर आउट। इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये कोई मैनेजमेंट टैक्टिक्स हैं जी, गुड गवर्नेंस हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि तबाही की मैनेजमेंट है कि जिसमें आपने अगर पंजाब में देखा होगा कि 5 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं, 9 अदद सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील हो चुके हैं,
चीफ मिनिस्टर साहब के अपने डिवीजन में 6 कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं, 5 डिप्टी कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं। ये तो एक अफसर को थोड़ी सी प्रोटोकॉल ना मिलने के ऊपर उठा के बाहर कर देते हैं। और आप देखिए कि जब 2-2, 3-3 महीने बाद आप अफसरों को बदलेंगे तो किसी अफसर को क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा और कैसे वो काम करेगा। तो ये बदतरीन बद इंतज़ामी है जो इस वक्त पंजाब के अंदर हो रही है। और इसीलिए मैंने कल कहा कि मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब पंजाब से कोई बदला ले रहे हैं कि यहाँ पर क्यों मुस्लिम लीग नून को वोट मिलता है। बदतरीन बद इंतज़ामी हम पे मुसल्लत की गई है, बदतरीन गवर्नेंस है, करप्शन जो है वो इस हद पर है कि वो आसमानों को छू रही है। और अगर आप किसी आम शहरी से पूछें, आप तो खुद पीटीआई के नुमाइंदे ये चीख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्शन हमने कभी नहीं देखी थी जितनी आज है। अगर आप पंजाब में आके स्कूलों की हालत देखें, अस्पतालों की हालत देखें, शहरों की हालत देखें, शहर जो है वो गंदगी के ढेर बनते जा रहे हैं जिनको बहुत साफ और शफाफ रखा जाता था मुस्लिम लीग नून के जमाने में। तो हर शोबे के अंदर तबाही और बर्बादी इन्होंने कर दी है। सही। अच्छा एहसन साहब, कल जब आप लाहौर थे तो आप कह रहे थे कि पंजाब बचाओ तहरीक, जिसको लोगों ने फिर एकदम महरूमियों की तरफ लेकर जाने की कोशिश की, ये क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों इस पे कह रही है? एक तो आपका व्यू पॉइंट कल भी ये था कि नून का मैंडेट था और इस मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन इसके अलावा अब तो ये जो गवर्नर्स के इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज हर दफा जब उस्मान बुज़दार पे बात आती है तो आया आईजी पंजाब चेंज हो, चीफ सेक्रेटरी पंजाब चेंज हो या ब्यूरोक्रेसी चेंज हो, बट द पर्सन उस्मान बुज़दार स्टेज देयर। देखिए, इससे पहले ये होता था कि पाकिस्तान के छोटे सूबे अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते थे और हमेशा पंजाब के खिलाफ बात किया करते थे। अब तो पाकिस्तान का जो बड़ा सूबा है और जो बड़ा भाई था उसका जो इस्तेहसाल पीटीआई के हाथों हो रहा है, जिस तरह की रिमोट कंट्रोल हुकूमत इस्लामाबाद से इमरान खान साहब चला रहे हैं। आप देखिए जिस तरह पंजाब में बल्दियाती इदारों पर डाका डाल के 50,000 अवामी नुमाइंदों को फारिग किया गया, जिस तरीके की जो अभी हमने डिस्कस की गवर्नेंस है जिससे कि तालीम, सेहत, हर शोबे के अंदर तबाही हो चुकी है। तो आज ये ज़रूरी है कि हम पंजाब की इसलिए बात करें कि पंजाब ने पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मैंडेट दिया था और इस हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग करके एमपीएस को ज़बरदस्ती वफादारियां पीटीआई की तरफ तब्दील करा के अपनी एक मसनूई हुकूमत बनाई है। अगर आप पॉपुलर वोट देखें तो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट मुस्लिम लीग नून को मिला है, पीटीआई से बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक, अच्छा, लेकिन एहसन साहब मुझे आपका ये पॉइंट, लेट मी टेक दिस, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन का इमरान खान हुकूमत के खात्मे के लिए ये अवलीन मौक़िफ़ ज़रूर है कि जी इमरान खान की हुकूमत का ख़त्म होना चाहिए, लेकिन कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं हम देखते, कोई इन हाउस चेंज की हम बात नहीं देखते, कोई मुल्क गिर तहरीक की -1 की बातें होती हैं। बिज़ाहिर ऐसा फील होता है कि अपोजिशन भी इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा खुद सिलेक्टर्स पर डाला हुआ है और ख़ुद कुछ नहीं करना चाह रही और उन्हीं से मुतालबा कर रही है। जी देखिए, मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली इब्तदा से ये थी कि हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे ये नाकाम, नालायक, ना तजुर्बेकार हुकूमत जो है शहीद बन जाए और इनको एक्सपोज भी करने के लिए एक मुनासिब वक्त देना ज़रूरी है। लेकिन साथ के साथ इनकी जो नाकामियां हैं और इनकी जो नाअहली है उसको उजागर किया जाए और उसकी शिद्दत और हिद्दत में इजाफा किया जाए और बिल आखिर ये उसी अपनी नाअहली और नाकामी की जो दर्जे हरारत बढ़ेगा उससे पिघल कर ये ज़मीन बोस हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक सिर्फ ढांचा खड़ा है, ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, इसका अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया है, इसका कारकर्दगी का जवाज़ ख़त्म हो गया है। ये अब एक सिर्फ ढांचा खड़ा है जो कि जब एक गिलास पूरा भर जाता है तो एक कतरा आता है जो उसे छलक देता है। तो ये सिर्फ अब एक छलकने के इंतजार पे है और एक अपनी कुदरती मौत मरेगी और इनको ये मौका नहीं मिलेगा ये कह सकें कि हमसे ज्यादती की गई, हमें चलने नहीं दिया गया। तो तब्दीली आएगी। जहां तक नो कॉन्फ्रेंस की बात है, हम समझते हैं कि जब तक काफ लीग और एमक्यूएम इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, नो कॉन्फ्रेंस इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं होते। ये काफ लीग और एमक्यूएम की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की तबाही को देखें और अपने किरदार को देखें और अगर इन्होंने इसी हुकूमत का इसी तरह साथ दिया तो पाकिस्तान के अवाम ना काफ लीग को माफ़ करेंगे ना एमक्यूएम को माफ़ करेंगे, चूँकि ये पाकिस्तान की तबाही में
बराबर के जिम्मेदार तस्वर होंगे। ऐसे साहब, काफ लीग की आपने बात की, एमक्यूएम की, मुझे जरा काफ लीग की बात करने दीजिएगा। उनको तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर कॉर्नर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का एक सो कॉल्ड कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी है जिसको वो प्रेशराइज करने की खातिर, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है काफ लीग पर वो कम से कम हो। ये इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार कहते हैं जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं ही नेवर मीट्स PMLQ लीडरशिप। जी देखिए ना, जब इमरान खान साहब काफ लीग को कॉर्नर कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा मुफाद है कि काफ लीग इस इत्तेहाद में शामिल है और बार बार ये ऐलान करती है कि हम हर कीमत पे इस हुकूमत के साथ हैं और इसको धोखा नहीं देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अख्तर मैंगल साहब के साथ भी वादे किए गए थे, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं हुए वो हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ गए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये काफ लीग और MQM की क़यादत का इम्तिहान है कि क्या वो कोई अगर मफादात हैं जिनकी वजह से हुकूमत में शामिल हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, या मुल्क के मफाद को, मुल्क के मुस्तकबिल को ज़्यादा अहमियत देते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं उनके हल को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर वो इसी तरह इनके साथ रहेंगे तो वो बराबर हिस्सेदार होंगे इस तबाही के अंदर। ठीक। अच्छा ऐसे साहब, जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के अरकान हैं जो उस्मान बुज़दार और इन सबको मिल रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती हमें नज़र नहीं आ रही। मैं सुन रहा था कि कहा जा रहा है कि जी ये जो अरकान हैं ये बुज़दार साहब के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही है, फ्लर्ट, दे आर जस्ट फ्लर्टिंग अराउंड विद उस्मान बुज़दार। मैं समझता हूँ, मैं बहसियत सेक्रेटरी जनरल ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग, जो 5 लोग जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, ये वही हैं जो 1.5 साल पहले बनी गाला में मिले थे। इसके बाद हुकूमत ने सिर तोड़ कोशिश की है, उनको आधा MPA भी नहीं मिल सका। तो ये जो 5 ज़मीर फरोश हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, हमारे सामने कुछ कानूनी मुश्किलात हैं, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग सिर्फ लगती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में या फाइनेंस बिल के अंदर अगर कोई मेंबर पार्टी लाइन के खिलाफ दे। तो इसलिए कुछ हम नहीं चाहते कि ऐसा कदम उठाएं कि जिससे ये कानूनी तौर पे कोई पेचीदगी पैदा करें। अलबत्ता मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि हम इनको ज़मीर फरोश समझते हैं और ऐसे ज़मीर फरोशों की ना पाकिस्तान के अवाम की नज़र में कोई हैसियत है, ना हमारी पार्टी की सफ़ों में कोई हैसियत। और आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में लोग इनकी ज़मानतें जब्त कराएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है ना, वो लोग करते हैं चढ़ते सूरज की तरफ। एग्जैक्टली। डूबती नाव में कोई नहीं सवार होता, वो कोई बदनसीब होता है जिसकी किस्मत ही खराब हो या अल्लाह ताला ने आंखों पे पट्टी बांध दी हो, तो वो डूबती कश्ती में सवार होता है। तो इन 5 ने अगर डूबती कश्ती में सवार होने का फैसला किया है तो अल्लाह पे रहम करे। अच्छा एहसन साहब, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन जो कर रही है उसमें भी एक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब की तबीयत भी शायद ठीक नहीं थी एंड ऑल दैट, वो कुछ चीज़ें आगे नहीं चल रही। मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात हुई, लेकिन आगे नहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं। इस पर क्या होगा जी? नहीं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अगर आपको याद होगा कि इब्तिदा में मुस्लिम लीग नून ने इसका ख्याल पेश किया था और उस वक्त अभी दीगर जमातों ने कोई इस पर फैसला नहीं किया था। और मैं खुद मौलाना फजल रहमान साहब से मिला था और मैंने उन्हें तजवीज़ दी थी कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और आप भी इसके लिए अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इस चीज़ को चैम्पियन किया है कि तमाम अपोजिशन को मिलकर चलना चाहिए, हमारी कुव्वत इकट्ठी होनी चाहिए और इसके हवाले से हमारी मुशावरत जारी है, क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस महज हो जाना अहम नहीं है। right. ये ज्यादा अहम होगा कि इस मौके पर हम क्या फैसले करें और हम कोई मायूस ना करें लोगों को। ठीक। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो खबरें आजकल आ रही हैं कि हुकूमत और जो इक़्तिदार के मराकज़ हैं वो पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम लाना चाह रही हैं, और इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं जी? देखिए, पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, एथनिकली डाइवर्स है, पॉलिटिकली डाइवर्स है और इसके अंदर फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। माजी में हमने 1 यूनिट बनाया, उसे ख़त्म करना पड़ा। माजी में 35 साल सदारती निज़ाम चला है और उस सदारती निज़ाम से इस मुल्क का वफाक मजबूत नहीं हुआ, कमज़ोर हुआ है। मशरक़ी पाकिस्तान अगर हमसे अलहदा हुआ है तो उसके बीज अयूब खान के सदारती निज़ाम में बीजे गए थे, जब मशरक़ी पाकिस्तान को उसमें कोई हैसियत हासिल नहीं थी।
इसी तरह जब भी मार्शल लॉ के जरिए सदारती निज़ाम आया है, छोटे सूबों का वफाक से ताल्लुक कमजोर हुआ है। ये तजुर्बे इतने किए जा चुके हैं, मैं समझता हूं कि अगर 72 साल बाद भी कोई ये बहस खड़ी करता है तो वो पाकिस्तान का बदख्वाह है, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। पाकिस्तान को चलाने का एक ही रास्ता है, वो आईने पाकिस्तान है, जो वफाकी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को इस मुल्क के लिए मुनासिब तस्वर करता है। मसला ये है कि हमने इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलने नहीं दिया। हम आइन के मुताबिक इस मुल्क के इदारों को काम नहीं करने देते, हम उनके रास्ते में रखने अटकाते हैं, हम इलेक्शंस के ऊपर शबकून मारते हैं। तो अगर इस मुल्क को मजबूत करना है, चलाना है और तमाम वफाक के यूनिट्स को इसके साथ जोड़े रखना है, तो उसका रास्ता वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है और आइन के मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक इस मुल्क का चलना है। बिल्कुल ठीक है। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी फॉर योर टाइम्स। व्यूअर, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कमर ज़मान कायरा साहब। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। कायरा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म के मावान ख़ुसूसी और जो एडवाइज़र्स हैं उनमें से 15 में से 5 जो हैं उनकी दोहरी शहरियत आई है। अगर इस वक्त, मैं इंट्रो में बता रहा था कि अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो खान साहब ने बिल्कुल इस चीज़ पर कह देना था कि जी ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता और मुल्क जो है गैर मुल्कियों के हाथ में दे दिया गया है। क्या इसके ऊपर आपका व्यू है जी? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, खान साहब का यही व्यू था, यही व्यू होना था और उसके ऊपर मुझे लगता यूं है कि शायद हमारा मीडिया भी बहुत ज्यादा इस पे प्ले अप कर रहा होता। ये माजी में हो चुका है और हमारी अदालतों ने भी इस पे बड़ा इसरार किया था और आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग इस बात पे डिस्क्वालीफाई हो गए टू बिकम द मेंबर ऑफ द हाउस कि वो दोहरी शरीयत के हामिल हैं या उनके पास अकामा है या उनके पास कोई और इस तरह के डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी उन्होंने अपनी पाकिस्तानी शरीयत तर्क नहीं भी की थी। कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि अब दोहरी शरीयत रख लेते हैं, तो उनको भी शरीयत छोड़नी पड़ी थी। शायद अभी तक ये सूरत हाल हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हमारे बहुत सारे इदारे, यानी फॉरेन ऑफिस के मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, वो जिनके पास पाकिस्तान के असल राज होते हैं, ये बेचारे जो पार्लियामेंट में बैठे मेंबरान होते हैं, इनके पास कौन से कितने राज चले जाते हैं। इनको तो जितने भी जरूरत के राज भी नहीं बताए जाते, जरूरत की बातें भी नहीं बताई जाती, सही सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते। लिहाजा मिनिस्टर्स को और इनको निकालना इस तरह या इसको लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का एक तरीकाकार रखा गया था। वो कानून और उस असूल के तहत अगर देखा जाए तो फिर ये मामला दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पे इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं लोगों की जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे या दूसरे मुल्कों में अपने कारोबारी नौयत के हवाले से उन्होंने अगर अपनी कोई और आइडेंटिटी दी हुई है, लेकिन उनका पाकिस्तान से रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। कमजोर रिश्ते अगर होने होते हैं तो लोग इस मुल्क के अंदर बैठे हुए वो काम करते हैं जो मुल्क और कौम के लिए बदनामी और मुल्क और कौम के लिए तबाही का बायस होता है, तो वो ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन दुश्मन हो सकते हैं। लिहाजा मेरी इस पर राय यह है कि अगर किस लोगों ने, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ, हम सबकी डिमांड थी और ये डिमांड पूरी कर दी गई है। अब एफबीआर को देखना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर जायदादें हैं क्या वो जायज दराय से ली गई है, और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि बाहर के ममालिक को लिख के उनसे पूछ लिया जाए कि ये जायदादें हमारे इन शहरियों ने या साबिक शहरियों ने या डुअल शहरियों ने ये जायदादें डिक्लेयर की हैं कि आपके पास भी ऐसी ही है। इससे ज्यादा उनकी कौमियत पे, उनकी हुबुल वतनी पे शक नहीं किया जा सकता। ठीक। अच्छा कायरा साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये प्रिसाइसली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने कुलभूषण जादेव को प्लीज करने के लिए और उसको एक्सेस क्लियर करने के लिए दिया गया है। एक बहुत बड़ा इल्जाम भी है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं जी? की गुजारिश है, ऑर्डिनेंस है क्या? ऑर्डिनेंस बेसिकली डील्स विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि आप वहां तक रसाई हासिल कर सकते हैं, आपको राइट टू अपील मिल सकता है। मेरा और आपका मुकदमा हो जाए, मेरा किसी और शख्स से मुकदमा हो जाए, मेरा एफबीआर से मुकदमा हो जाए, एफबीआर मुझ पर मुकदमा कर दे, रियासत पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई शख्स
मुझ पे कितना कोई हीनस क्राइम भी कर दे, कोई आम जुर्म हो, कोई फाइनेंशियल क्राइम हो, जो भी है, तो मेरे पास राइट टू अपील पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सिर्फ इस मुल्क के अंदर है। ठीक। वो लोग जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, या वो रियासतें, वो इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए, बैरूनी इदारे जो आलमी इदारे हैं, ये मल्टीनेशनल्स हैं, वो सिर्फ जा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या कोई गैर मुल्की शहरी है जो यहाँ काम करता था, या कोई और वजह हो सकती है, तो उनको राइट टू अपील एक न्यूट्रल कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां तक मेरा इल्म है, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, ठीक है जी, तो वो तो वहां तक, अगर एक खास कानून आप बनाते हैं जो वहां तक रसाई के लिए है, तो वो कुछ ऐसे लोग ही हो सकते हैं जो हुकूमत की कस्टडी में हो, या इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के मुकदमात उन पे हो, या उनको सजाएं हो चुकी हो, और उनको एक फोरम टू अपील आपने फराहम करना हो, तो उसके लिए ही आप कर सकते हैं, और तो कुछ जरिया समझ नहीं आता। सो हमको इल्जाम तो नहीं लगा रहे। और फिर ये है कि जब ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ, तो ये 2 अजलास सेनेट और 2 अजलास कौमी असेंबली के गुजरे हैं, आज ये लैप्स हो गया, 3 महीने हो गए, ये आपने टेबल नहीं किया, आपने खुफिया रखा, कि किसी मेंबर के हाथ लगा। तो ये जो खुफिया रखा जाना है और इसकी जो अमलदारी है, उस दोनों को देखने के बाद और कोई वजह समझ नहीं आती कि ये किसको किया गया हो। ठीक। अच्छा, खुफिया से मैंने वो आपने खुफिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया। सर, आजकल मुझे बताइएगा, क्या वाकई मुल्क के अंदर ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये अपनी अफादियत खो चुका है? क्योंकि सदारती निज़ाम की इस वक्त बड़ी क्लोज कॉर्नर्स के अंदर डिस्कशन हो रही है। क्यों ये डिस्कशन हो रही है जी? देखिए, सदारती निज़ाम तो एक वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर नॉन प्रैक्टिकेबल है, इसलिए कि हमने पहले भी कोई 40 साल सदारती निज़ाम चला के देखा है। इनडायरेक्टली तो हमेशा ही सदारती निज़ाम रहा, ये सेंट्रिस्ट निज़ाम रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो जनरल अयूब खान, उससे पहले जनरल सिकंदर मिर्जा, फिर जनरल याया खान, फिर जनरल ज़ियाउल हक, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ, ये तो 40 साल बनते हैं जी, 35 साल। ठीक है। तो ऑल माइटी पूरी अथॉरिटी के साथ हमारे जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी रहे, और पूरे सदर भी रहे, और पूरा इख्तियार भी रहा, तो वो क्या पाकिस्तान को बेहतर कर गए या बर्बाद कर गए? तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो माजी की तारीख है वो क्या है। तो पाकिस्तान का कानून बुरा नहीं है, हम कानून को चलने नहीं दे रहे। अगर हम पाकिस्तान के लोगों को सही मानों में वोट देने का हक ही नहीं दे रहे, सही मानों में चुनाव नहीं होने दे रहे, और लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा कि जो मैं चुनाव में वोट डालने जा रहा हूँ ये बंदे को पहुंचेगा भी कि नहीं, जिसको मैं मेजोरिटी में वोट देता हूँ हो सकता है वो हार जाए, ऐसा होता रहा, ऐसा ही हो रहा है हमारे मुल्क में। और आज भी जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं, अब तो वो पसे पर्दा भी कम ही रह गई हैं, अब तो बिल्कुल पेश पर्दा ही आ गई, लेकिन गुजारिश है वो आज भी स्ट्रिंग से ला रही हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस मुल्क का आम शहरी भी जानता है। और अब सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा रसाई हासिल कर दी, अब हमारे इन ताकतवरों को, हमारे बाख्तियार लोगों को भी सोचना होगा कि अपने इदारों का, अपने मुल्क का वकार बहाल करने के लिए, इसका एहतराम बहाल रखने के लिए उनको अपने आईनी दायरा कार में जाना होगा। ठीक। ये वजह है, वरना सदारती निजाम तो कभी भी इस मुल्क का हल नहीं है। नहीं। और जो पार्लिमान को गैर मोतबर करना है, वो तो बुनियादी तौर पे कुछ अफराद की राय है, कुछ इदारों का तरीकाकार है। पार्लिमान मोतबर कैसे होगी कि लोग वकार के साथ, इख्तियार के साथ इसका चुनाव करें और इसको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दिया जाए। सही काम नहीं करेंगे, फर्क हो जाएंगे, अगली दफा कोई और आ जाएगा, जमातें खत्म हो जाएंगी, नई जमातें बन जाएंगी अगर सही काम नहीं करेंगी। अगर आप उनको रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, तो वो भले खराब काम भी करेंगे, वो चलते रहेंगे। तो पार्लिमान को गैर मोतबर करना तो प्रैक्टिस है। खान साहब का अलमिया ये है कि ये इस पार्लिमान से ताकत ड्राइव नहीं करते, ये बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं, ये फाशिज्म पे बिलीव करते हैं। ये कुछ इदारों को साथ मिला के, मीडिया का गला दबा के, अपोजिशन को दुश्मन साबित करके, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आम करके, कि उसके जरिए लोगों में अपनी हैसियत बहाल रखना चाहते हैं। इसलिए ये तो खुद पार्लियामेंट को गैर मोतबर कर। ठीक। अच्छा कायरर साहब, अभी आपने जमातों की बात की, ये जो अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई, कोई इत्तेहाद हो पाएगा? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की खामोशी भी है, लेकिन इधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कोई आगे फ्रंट फुट पे आकर नहीं हुए, ना TORs फाइनल हुए एंड ऑल दैट। इसको आप कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, एक है आपने फरमाया इत्तेहाद हो पाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इत्तेहाद हो पाएगा कि नहीं। हाँ, हो सकता है। इत्तेहाद होना कोई जरूरी नहीं होता। इत्तेहाद तो वो है जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप इत्तेहाद के आप इलेक्शन लड़ते हैं, कॉमन सिंबल पे चले जाते हैं। वरना आप अलायंसेस की गवर्नमेंटें बनाते हैं, जिस तरह आज कोalition गवर्नमेंट है,
तो आप अपनी अपनी जमातों, अपने मैनिफेस्टो के साथ रह के कुछ कम्युनलिटीज तलाश कर लेते हैं और उसके जरिए आप इकट्ठ हो जाता है आपका। हमारे मुल्क में ये बहुत दफा हुआ, हुकूमतों के खिलाफ अपोजिशन अपना इकट्ठ कर लेती है और उस इकट्ठ की हम कोशिशें कर रहे हैं। जब माजी में भी हमने एमआरडी बनाई थी, एआरडी बनाई थी, जीडीए बनाया था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उस वक्त हमारा था डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, सॉरी जीडीए जी तो वो जो बनाए वो भी टाइम लगा था, 1.5-2 साल के बाद ही जाके बने थे। और हम चाहते भी ये थे कि ये गवर्नमेंट को टाइम मिले, लोगों को भी समझ आए कि ये क्या है, इनका रवैये क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनमें कैपेसिटी क्या है, इनके टीम वर्क क्या है। तो अब बिलाशुबा ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है। हम अपनी जो एक अपोजिशन की जमात की एक जिम्मेदारी, सियासी जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी वो बदरजा उत्तम अदा करने की कोशिश कर रही है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। हम उसमें कामयाब हो जाएंगे ये हमें उम्मीद है। हम बाकी सियासी कुव्वतों के साथ राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी हो पाते, फर्ज करें टाइमली हम नहीं हो पाते, लेट हो जाता है, तो इसके बावजूद पीपल्स पार्टी तारीख में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, करती रहेगी। लेकिन हमें तवक्को है कि बाकी भी हमारे दोस्त, वो भी हमसे ज्यादा हालात के बारे में परेशान हैं और वो जल्द इंशाल्लाह इस मामले को सीरियसली लेके अपने जो भी उनकी कोई शुक्म है, मजबूरियां हैं, जिस तरह शहबाज साहब बीमार रहे, इस तरह की जो सूरत हाल है, इसको दूर करके तो ये एपीसी होगी और इस हुकूमत को भेजना होगा। ठीक, अच्छा, सीरियसनेस की आपने बात की। जेआईटी जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसको लेकर हम देख रहे हैं वफाक और सिंध के अंदर बहरान नहीं, एक जंग का सा समा हो गया है। सर, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्योंकि उज़ैर बलोच का 159 के तहत जो जुडिशल कन्फेशन है और उसके बाद फिर उससे मुकर जाना, ये किस तरफ चीजों को लेकर जा रहा है जी? 164 बात तो यह है कि जो जेआईटीज बनी, जेआईटीज के फैसले तो होने हैं अदालतों में। उन जेआईटी रिपोर्ट्स को अदालत किसी लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर तस्लीम करती है, उसकी कितनी अहमियत और हैसियत मानती है, ये तो अदालत का काम। और अल्टीमेटली फैसले अदालतों में होने हैं, केस अदालतों में चल रहे हैं। अब जेआईटी की दोनों रिपोर्ट जो हैं, वो अली जैदी साहब ने जो 4 मेंबरों वाली शाया की है, हालांकि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि चारों हमारे दिफाई इदारों के या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबरान के दस्तखत अगर मौजूद हैं, तो ये बहुत सारे शकूक को शुबहात जन्म देता है कि वो 4 मेंबर के साइन कैसे हो गए जब 3 मेंबर्स के साइन नहीं थे। और अगर वैसा हुआ तो उनको रिपोर्ट किसने दे दी अली जैदी साहब को? ये और किसी के पास तो नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कहा ना, पसे पर्दा कुव्वतें अब कोई बड़ी ज्यादा पसे पर्दा नहीं रह गई, लिहाजा। लेकिन जो भी है, अब सिंध गवर्नमेंट ने भी जो रिपोर्ट दी वो 7 मेंबरों की साइंड है, वो दोनों रिपोर्टें अब पब्लिक हैं। अदालत में वो रिपोर्ट्स जानी चाहिए और वहां डिबेट होनी चाहिए। ना आपने फैसला करना है, ना मुस्लिम लीग ने फैसला करना है, ना पीटीआई ने फैसला करना है, ना वजीर आजम ने करना है, ना मैंने करना है। ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए जो मुकदमे लड़ रहे हैं, सिवाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर पगड़ियां उछाल रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन चला के अपना टाइम बेच रहे हैं। इसके अलावा और पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ना, मैंने पहले अर्ज किया कि ये फाशिस्ट है। बेसिकली ये चाहते हैं कि वो इशू जो इनके नहीं है, उनके ऊपर डिबेट करा के कौम का ध्यान उधर रखे और सिर्फ अपना काम ये अपनी नालायकियों पे पर्दे डाले। वरना अली जैदी साहब के शहर में एक जेआईटी उन्होंने दिखाई भी थी, वो जेआईटी की रिपोर्ट थी सानेहा बल्दिया टाउन की, जिसमें कोई 250-300 लोग जला दिए गए थे। और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे नाम थे हमारे। वो जमात कहाँ है? वो आज हुकूमत की इत्तेहादी है। उन पे इल्जाम थे माजी में कि उनसे जनाबपुर के नक्शे पकड़े गए, वो हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेते हुए पकड़े गए, उन्हें हिंदुस्तान से मदद आती थी, असला आता था, पैसा आता, पता नहीं क्या क्या इल्जाम थे। और ये मैंने नहीं लगाए थे, मैंने नहीं लगाए, इस मुल्क के इदारों ने लगाए थे। बिल्कुल ठीक। और आज वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो सब अच्छे हैं। ठीक है, वो कल मेरे भी इत्तेहादी थे, मैं सियासी कुव्वत हूँ। उनको अगर आप सियासी कुव्वत के तौर पे वो एक वोट लेके आए हुए हैं, तो मैं तो कल मुस्लिम लीग के साथ भी था, काफ लीग को साथ भी लेके चलना पड़ा। तो ये मेरी मजबूरी अपनी जगह होगी। लेकिन जब इस मुल्क के इदारों ने कोई इन्वेस्टिगेशन करके, कोई तहकीक करके इल्जामात लगाए और बड़े ठोस सबूतों के साथ लगाए, और जेआईटी बनी, वो भी इसी तरह की जेआईटी थी, आज वो उसको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पूछ नहीं रहे। तो ये क्या, इसका नतीजा यही हो सकता है ना कि आप सिर्फ उन चीजों को छेड़ रहे हैं जिससे आपके मुखालफों की पगड़ी उछल सकती है, बिल्कुल ठीक, में उनका इमेज खराब हो सकता है। वरना सॉरी, आपकी बात अब लंबी हो गई, वरना ये जेआईटी वही है, ये रिपोर्ट वही है जो 3-4 साल पहले आई, और उस वक्त ये बहुत डिबेट हुई, मीडिया के अंदर भी डिबेट हुई, इसी तरह की डिस्कशंस हुई, और ये वही फुटेज है जो पहले सारा मीडिया दिखाता रहा। ठीक, कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टाइम।
नाज़रीन, प्रोग्राम के एंड के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। एक तो मेरे ख्याल में अब इट्स हाई टाइम इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना बंद करें। चौधरी बरादरान के साथ जिस तरह उनको एक उस्मान बुज़दार साहब ट्राइंग टू बी वेरी क्लोज टू देम, हर 15 दिन बाद मिल रहे होते हैं, उसके बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक की ये जो कहानी चल रही है दैट्स एक्चुअली टू कॉर्नर चौधरी बरादरान, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं होना चाहिए। ये सियासत नहीं है और इस तरह सियासी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें सक्सेसफुल हो सकेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि जब भी अगर वज़ीर आला हैं और अगर आपके इत्तेहादी हैं तो इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। कोई ऐसी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी डिमांड्स होंगी चौधरी बरादरान की जिसकी वजह से आप उनको इस तरह कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जाए कि जी सूबाई लेवल के ऊपर उनके हालात बड़े ठीक हैं, वफाक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें नहीं पता। दैट्स एक्चुअली अनकॉल्ड फॉर। एक कल की एक बात की मैं तस्दीक करना चाहूँगा। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी फाइनेंस का नाम नूरुल हक बलोच है, वो जो इस पूरे जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब बलूचिस्तान ने नवाजा है सब में, तो उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस का नाम जो था वो मैं कल गलत प्रोनाउंस कर गया था। इनका नाम नूरुल हक बलोच है। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर आए हुए थे, आपको पता है, और उसके बाद बड़ा मज़े की एक सिचुएशन हुई कि वो गए और आज सुबह नोटिफिकेशन आई कि मोहम्मद आसिफ बिलाल लोधी जो BPS 20 के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिसर हैं, कमिश्नर लाहौर, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भेज दिया गया। फौरी तौर पर उनको कहा गया कि जी अब आप पंजाब को भी छोड़ दें एंड ऑल दैट। इनके पास एक एडिशनल चार्ज भी था, पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी, ये भी उनको कह दिया गया। और दूसरा डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर, अ वेरी फाइन ऑफिसर, अ वेरी हम्बल गाय, ही वाज सेक्रेटरी सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, इनको भी एग्जिट करा दिया गया है और उनको कहा गया है कि जी ही ऑल्सो रिवील्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, ही इज रिवील्ड हेयर विद द ड्यूटीज इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फोर्थविथ। ये अफेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। और फिर क्रिटिसिज्म होता है कि जी पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा। पंजाब इसलिए डिलीवर नहीं कर रहा क्योंकि हर दफ़ा, हर मर्तबा उस्मान बुज़दार साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी IGs को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरीज को बनाते हैं, कभी कमिश्नर्स और इस लेवल के ऊपर करते हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है कि एक इंसान, यही सवाल मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी पूछना चाहिए, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि पूछना चाहिए, उनको तो खुद पता होगा कि दिस इज एक्चुअली हाउ यू क्रिएट अ कियोस इन एन इंस्टीट्यूशन। दिस इज नॉट हाउ यू आर डिलीवरिंग। आप एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं among all these ranks कि nobody is at the end of the day nobody will be willing to work with you। और फिर आप लोग कहेंगे जी पूरा निज़ाम ख़राब है। आपने 4 दिन पहले इन लोगों को लगाया, इट्स हार्डली 4 days, और आप 4 दिन के बाद उनको उतार रहे हैं। खुदारा कौन सी क़यामत आई थी, कौन से ऐसे अहकामात थे या कौन सी ऐसी नाराज़गियाँ एकदम आप लोगों ने मोल ले ली थी जो आपने इनको लगा कर उतारा। और मैं आपको एक चीज़ आज बता रहा हूँ, 4 लोगों को इन्होंने पहले कमिट किया कि जी हम आप लोगों को कमिश्नर लगाएंगे और इन चीज़ों के ऊपर लगाएंगे। जिस तरह चीफ मिनिस्टर के लिए इन्होंने अलीम खान को और सब्तैन खान के साथ ये तक फाइनल कर लिया था कि आपके जो PS होंगे वो कौन होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। खुदा के लिए पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ बंद करें। अगर आपसे एक चीज़ नहीं हो रही है, अगर इक़्तिदार नहीं संभाला जा रहा, तो उस्मान बुज़दार साहब को लिखवा के नहीं लाए हुए कि उन्होंने ही बैठे रहना है। आपके पास बहुत सी और लीडरशिप है, आप उनको आगे दें, उनको पोजीशंस दें। मे बी दे विल डिलीवर एंड डू समथिंग गुड फॉर पंजाब एंड फॉर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।